देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने मौजूद दोस्तों सबसे पहले सिक्योरिटी आपको बताएंगे जहां पर ईवीएम पर स्याही लगाना, गोंद लगाना, इत्र लगाना भी अपराध घोषित कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे कल होने वाले पहले चरण के चुनाव से पहले किस तरीके के किए गए हैं ईवीएम से जुड़े हुए बड़े बदलाव दोस्तों, और देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ किया है दोस्तों, 29 शहरों के अंदर किस तरीके का प्रोग्राम किया गया है और आने वाले दिनों को लेकर किस तरीके का प्रोग्राम तैयार है, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में राहुल गांधी को कौन कोलकाता में आने से रोक रहा है दोस्तों, अचानक से रैली रद्द होने को लेकर बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का मामला चलाने के लिए ओम बिरला को दिया गया है नोटिस, बताएंगे डिटेल में। और भी क्या है बड़ी अपडेट दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ईवीएम से जुड़े हुए नियमों पर कितने भी तरीके के बदलाव कर ले, लेकिन ईवीएम को लेकर लोगों का भरोसा अभी भी नहीं बन पा रहा, और जब तक पूरी तरीके 100% लोगों का भरोसा नहीं बनेगा तब तक नियमों को बदलकर कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 152 विधानसभा सीटों पर कल यानी 23 तारीख को वोट डाला जाएगा दोस्तों। ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है और जिन्हें बाहर से लाया गया है, उन्हें चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद यानी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद तुरंत निर्वाचन क्षेत्र से बाहर जाना होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति बाहर से आकर विधानसभा के चुनाव के दौरान यहां पर बाहर से आकर काम कर रहा होगा, यानी पार्टी के लिए भी काम कर रहा होगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वरना 48 घंटे पहले वो निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर बाहर चला जाए। यानी ये बीजेपी के लिए तगड़ा झटका है दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों से चुनाव के दिन लोगों को बुलाती है और बूथ का काम देती है दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी या फिर केवल नाम मात्र के लिए ये आदेश जारी किया गया है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन ईवीएम को लेकर 48 घंटे पहले कुछ बड़े नियम बदले गए हैं दोस्तों। केंद्रीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने अधिकारियों के मुताबिक बताया है कि सभी पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि ईवीएम पर सभी उम्मीदवार का जो बटन है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, और किसी भी बटन के ऊपर अगर टेप लगा हुआ दिखाई दिया, गोंद लगा हुआ दिखाई गया या फिर किसी अन्य तरीके की सामग्री से ढका हुआ नजर नहीं आना चाहिए। मतपत्र इकाई यानी बैलेट यूनिट के उम्मीदवार बटन पर कोई रंग, स्याही, इत्र या अन्य रसायन न लगाया जाए जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हो। यदि ऐसा सामने आता है तो पीठासीन अधिकारी को तुरंत सेक्टर अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी को सूचित करना होगा। ऐसे में ईवीएम को लेकर छेड़खान, हस्तक्षेप के अंतर्गत कोई भी मामले आएंगे तो यह चुनावी अपराध माना जाएगा दोस्तों। यानी अगर ईवीएम के बटन के ऊपर इत्र लगा दिया गया, स्याही लगा दिया गया, गोंद लगा दिया गया तो इसे चुनावी अपराध माना जाएगा और दोबारा से रीपोल कराया जा सकता है और कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों की स्याही, गोंद और इत्र की बात करके कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर नई बहस छेड़ दी गई है दोस्तों। कैसे पता चलेगा कि इत्र किस पर लगा हुआ है, और क्या बाहर से लाकर इत्र लगाने की जगह कुछ लोग वहां बैठकर साजिशन इत्र लगा के बाद में बोलेंगे कि ईवीएम के ऊपर इत्र लगा हुआ था या गोंद लगा हुआ था, और उसके बाद दोबारा से वोटिंग करवा देंगे। तो इससे तो विपक्ष के लोगों को एक तगड़ा नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा मामला और एक ऐसा बदलाव किया गया है दोस्तों जिसका दुरुपयोग भी हो सकता है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के खिलाफ मोर्चा खोल रही है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने अपने महिला नेत्रियों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है दोस्तों। पार्टी ने एक एक करके हर राज्य के अंदर महिलाओं को भेजकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया है दोस्तों। चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिला आरक्षण पर कुमारी सैलजा बोल रही थी, अहमदाबाद में रजनी पाटिल बोल रही थी, और रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर रंजीत रंजन बोल रही थी, और मुंबई से वर्षा गायकवाड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है दोस्तों। दीपिका पांडे सिंह पटना से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ऐसे ही परिणीति शिंदे लखनऊ में जिम्मेदारी संभालती हैं। सुप्रिया श्रीनेट देहरादून उत्तराखंड में मौजूद रहती है। अलका लांबा जयपुर राजस्थान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं दोस्तों, और शोभा ओझा दिल्ली डीपीसीसी के दफ्तर में जाकर पार्टी का पक्ष रखते हुए महिला आरक्षण के मामले को लेकर भाजपा को घेरती है। ऐसे ही रागिनी नायक हो या फिर नेता डेसूजा हो या फिर गीता भुकल हो या फिर सजारिता लेफलांग हो, चाहे राजकोट गुजरात से सुभाषिनी शरद यादव हो या फिर महिमा सिंह भुवनेश्वर उड़ीसा से हो, और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हर राज्य के अंदर एक महिला को मैदान में उतारकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के महिला विरोधी मुहिम चलाए जाने के खिलाफ मुहिम चलाई है दोस्तों। यानी बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी को महिला विरोधी बता रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अलग अलग राज्यों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पष्ट संकेत दिए हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एकदम सही कर रही है देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
कौन लोग हैं चाहते हैं कि राहुल गांधी कोलकाता के अंदर प्रचार ना करे? दोस्तों ये अपडेट लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़ी आई है, जहां पर राहुल गांधी 23 तारीख को यानी कल पहले चरण के चुनाव के लिए 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे दोस्तों, और बाकी के जो दूसरे चरण की सीटें हैं जिसमें 29 तारीख को वोट डाले जाएंगे, उसके प्रचार के लिए राहुल गांधी कोलकाता आने वाले थे दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी के कोलकाता आने से पहले 23 तारीख को उनकी रैली पर रोक लगाने की अपडेट सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि कोलकाता के सोरामपुर के अंदर राहुल गांधी के कार्यक्रम के आयोजन को मंजूरी नहीं मिली। सोरामपुर विधानसभा से पार्टी के उम्मीदवार और बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभांकर सरकार ने आरोप लगाया कि पार्टी के उम्मीदवारों को बड़ी सभाएं आयोजित करने की अनुमति बंगाल के अंदर नहीं दी जा रही है। 8 अप्रैल को ममता बनर्जी ने उसी स्थान पर एक बड़ी रैली को संबोधित किया था, लेकिन राहुल गांधी की सभा होने की मांग की गई तो राहुल गांधी को इसकी इजाजत नहीं दी गई है। दोस्तों कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी कोलकाता और सेरामपुर के अंदर एक एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे। कांग्रेस पार्टी 2 दशकों में बंगाल के अंदर अकेले चुनावी मैदान में उतरी हुई है दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी ने मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा और उत्तर दिनाजपुर के अंदर तो अपना चुनाव तेजी से चलाया दोस्तों, जहां पर कल वोट डाले जाएंगे। लेकिन अब बात जब दक्षिण बंगाल की आई है यानी कोलकाता, डायमंड हार्बर और उस तरीके के इलाके की सामने आई है दोस्तों, हल्दिया और उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना की बात आई है, तो राहुल गांधी को प्रचार करने से रोकने की ये बड़ी कोशिश की गई है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कोलकाता नगर निगम मैदान को मेंटेन रखता है, वही तय करता है कि रैली देना चाहिए, रैली करने देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए। जबकि टीएमसी के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा इसमें कुछ हाथ नहीं है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता शशि पांजा ने कहा कि अनुमति देने का काम तो चुनाव आयोग का है, हमारा इसे कोई लेना देना नहीं है। सभी सार्वजनिक सभाओं के लिए आवेदन सुविधा पोर्टल के माध्यम से दिया जाता है, चुनाव आयोग तय करता है। तो कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग पर सवाल उठाना चाहिए, इसमें टीएमसी का कोई हाथ नहीं है। अब दोनों यानी टीएमसी और चुनाव आयोग के अपने अपने दावे हैं दोस्तों, लेकिन अंततोगत्वा बात यह है कि राहुल गांधी को रैली नहीं करने दी जा रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मंगलवार को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है दोस्तों। और सदन के अंदर महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के पारित न होने के बाद नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों ने जो फैसला संसद के अंदर लिया, उस फैसले की आलोचना करते हुए नरेंद्र मोदी ने जमकर आलोचना करते हुए संसद के अंदर विपक्ष के काम में दखल देने की कोशिश की है दोस्तों। संसद के अंदर लिए गए फैसले की आलोचना नहीं की जा सकती, लेकिन नरेंद्र मोदी अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संसद के अंदर विपक्ष के लिए गए फैसले की आलोचना करते हैं दोस्तों। संसद में किए गए सांसदों के काम की आलोचना करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। इस पर वेणुगोपाल ने कहा कि संसद की गरिमा और उसके सदस्यों के संवैधानिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने स्पेशल एक मीडिया और देश से बात करने के लिए यानी प्रधानमंत्री के संबोधन के नाम से कार्यक्रम किया, और ये संबोधन पूरी तरीके से हमारे देश के अंदर लोकसभा में लिए गए फैसले के खिलाफ विपक्ष की आलोचना करने के लिए था। इसीलिए प्रधानमंत्री ने संविधान के विशेष अधिकार का यानी संसद के विशेष अधिकार का उल्लंघन किया है। इसीलिए संसद के विशेष अधिकार का उल्लंघन यानी प्रिविलेज के मामले को लेकर, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मामले को लेकर मोदी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और मोदी के खिलाफ क्योंकि वो मंत्री हैं तो अविश्वास का प्रस्ताव इनके खिलाफ आना चाहिए, और नोटिस दे दिया गया। स्पीकर को तय करना है कि मोदी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों लोकसभा के सदस्य वेणुगोपाल ने 131वें संशोधन को लेकर रूल 222 का हवाला देते हुए बात कही है दोस्तों, यानी रूल 222 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के अंतर्गत ये मामला अविश्वास का बनता है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव चलना चाहिए। और नरेंद्र मोदी क्योंकि सदन के सदस्य होने के साथ साथ एक प्रधानमंत्री भी हैं, एक मंत्री भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी सदन के प्रति बनती है, और उन्होंने सदन की कार्रवाई की चर्चा करके विपक्ष की आलोचना करके अविश्वास प्रस्ताव के भागी बने हैं और उन पर अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए। अब स्पीकर को तय करना है, देखते हैं स्पीकर क्या फैसला लेते हैं। सबको पता है कि स्पीकर में इतनी हिम्मत तो होगी नहीं कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आ जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने तरीके से नोटिस जारी कर दिया है। साथ साथ दिल्ली में एक अद्भुत तरीके का ही खेल चल रहा है दोस्तों। दिल्ली के उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के अंदर स्वर्णकांत शर्मा जो एक न्यायमूर्ति हैं यानी जज हैं दोस्तों, उन्हें लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप बार बार आरएसएस के कार्यक्रम में गई है, इसीलिए आप मेरे मामले पर सुनवाई करेंगे, तो मैं इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता कि आप मेरे खिलाफ निष्पक्ष होकर काम करेंगी। मुझे आपके ऊपर आपके काम करने के तरीके पर शक होगा तो स्वर्णकांता शर्मा को ये बताना चाहिए कि वो 4-5 बार जितनी भी बार है लेकिन आरएसएस के कार्यक्रम में गई थी और उनके परिवार से जुड़े लोगों को सरकार के पैनल का वकील बनाया गया है। तो ऐसे में स्वर्णकांता शर्मा को यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि वो सरकार या फिर एक राजनीतिक पार्टी के काफी करीबी हैं, तो फिर उनको अरविंद केजरीवाल की मांग को मानकर अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी, अपने आप को अलग करना चाहिए था दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने आदेश को सुनाते हुए कहा कि वो किसी भी वादी यानी अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के न्यायाधीश का न्याय करने की अनुमति नहीं दे सकते, यानी अरविंद केजरीवाल ये तय नहीं कर सकते कि केजरीवाल का केस कौन सुनेगा। अब सवाल ये है दोस्तों कि केजरीवाल की बातें एकदम तर्क वाली है, लॉजिकल है। वो कह रहे
हैं कि जब आप बार बार आरएसएस के कार्यक्रम में गए हैं तो फिर आपसे मैं क्या उम्मीद करूं कि आप मेरे लिए न्याय दे पाएंगी। तो न्यायमूर्ति को इस बात को मानना चाहिए, लेकिन न्यायाधीश कह रही है कि किसी वादी के पूर्वाग्रह के निराधार संदेह को दूर करने के लिए स्वयं को मामले से अलग नहीं कर सकते, यानी इसे पूर्वाग्रह बताया जा रहा है। ये तो लॉजिकल बात है दोस्तों कि आप इतनी बार एक आरएसएस के कार्यक्रम में गई हैं, संघ के कार्यक्रम में गई है, जो विचारधारा के रूप से देखे तो भाजपा और सत्ताधारी दल के करीब है, तो आपको यहाँ पर तो न्याय देने का कोई अधिकार ही नहीं है और आपको खुद ही इस मामले से दूर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनका भी खुद का जज का एक अहम है दोस्तों, और वो सोच रही है कि उनको कैसे हटने के लिए बोल दिया गया और वो नहीं हटेंगी। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, और सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि हमको ऐसे जज नहीं चाहिए। सवर्णकांता शर्मा हमारे मामले की अगर जांच पड़ताल करके उस मामले पर आदेश जारी करेंगे तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखना यह है दोस्तों इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करेगा और क्या सुप्रीम कोर्ट सवर्णकांता शर्मा को बोलेगा कि आप अलग हो जाइए, क्योंकि जो मेन एक्यूज है अरविंद केजरीवाल, उनका आरोप है कि वो सवर्णकांता शर्मा से न्याय की उम्मीद नहीं करते हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अमित शाह को लेकर महुआ मोइत्रा का फिर एक बयान आया है दोस्तों। महुआ मोइत्रा कहती है कि अमित शाह एक गुंडा है और गुंडे की भाषा बोलता है, तो मैं उस पर क्या बोलूं, यानी अमित शाह की भाषा को गुंडों की भाषा बताई गई है। साथ साथ दोस्तों कृणाल घोष और गर्ग चटर्जी पर जाली दस्तावेज फैलाने का आरोप लगा, बीजेपी ने दर्ज कराई एफआईआर। दरअसल बंगाल के अंदर चुनावी गहमा गहमी के बीच में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कृणाल घोष और बंगाल पक्ष के महासचिव गर्ग चटर्जी के खिलाफ जाली राजनीतिक दस्तावेज प्रसारित करने के आरोप में भाजपा नेता ने एफआईआर दर्ज कराई है दोस्तों। पुलिस के अनुसार 20 अप्रैल को विधान नगर पुलिस आयुक्तालय के साइबर क्राइम में थाने में शिकायत कराई गई। कुणाल घोष और गर्ग चटर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता प्रदेश बीजेपी के महासचिव शशि अग्निहोत्री शामिल है दोस्तों। कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मुकदमेबाजी चल रही है, और मुकदमेबाजी आप लोग जानते हैं कि केवल और केवल डराने की कोशिश के लिए किया जाता है दोस्तों। साथ साथ अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अंदर एक बैठक बुलाई, जिसे लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। टीएमसी ने शाह के गुप्त बैठक को लेकर कई आरोप लगाए। टीएमसी के राज्यसभा के सदस्य डेरेक ओब्रॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि अमित शाह ने एक बैठक बुलाई जिसमें सीबीआई, ईडी और एनआईए के प्रमुखों को बुलाया गया, जिसमें उनसे कहा गया कि पुख्ता जानकारी यह है कि ये लोग बंगाल के अंदर कुछ बड़ी साजिश रच रहे हैं, और उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि संभावित घटनाएं दक्षिण बंगाल के इलाके कोलकाता, हावड़ा, हुगली और उत्तर दक्षिण 24 परगना क्षेत्र के अंदर हो सकती है। डेरेक ओब्रॉय ने कहा कि ये वे क्षेत्र है जहां पर बीजेपी राजनीतिक तौर पर काफी कमजोर रही है, बल्कि पिछली बार ममता बनर्जी की सरकार बनने का सबसे बड़ा कारण दक्षिण बंगाल का हिस्सा था दोस्तों। ऐसे में दक्षिण बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के लिए हर संभव ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और 18 केंद्रीय मंत्री और कई मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, केंद्रीय बलों का उपयोग किया जा रहा है। दूसरी तरफ महिला मुख्यमंत्री है, यानी ममता बनर्जी अकेले हैं, और ये लोग एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों जिस बात की अंदेशा जताया जा रहा है वो ये कि चुनाव से पहले खासकर 29 तारीख वाला जो चुनाव है, जो दक्षिण बंगाल वाला चुनाव है दोस्तों, डायमंड हार्बर और कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना का जिला इलाका है दोस्तों। ऐसे में कहीं ना कहीं अंदेशा ये है कि कई सारे कार्यकर्ताओं को रात में धरपकड़ करते हुए गिरफ्तार किया जा सकता है, और आज भी रात को, क्योंकि कल वोट होने वाला है, तो आज भी कई और कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि 2 दिन पहले से ही लगभग 200 प्लस ऐसे नेताओं को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों, जिससे लग रहा है कि टीएमसी के खिलाफ एक बड़े स्तर पर मुहिम चल रही है। साथ ही साथ आपको देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई याद होंगे दोस्तों। बी.आर. गवई वही जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने कई बड़े फैसले दिए थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग इन पर भड़के रहते थे दोस्तों, क्योंकि न्याय संगत बातें बी.आर. गवई बोलते थे। और बी.आर. गवई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काफी ज्यादा चर्चा बटोरते हुए नजर आए दोस्तों, जब उन्होंने एक बयान दिया था और उनके बयान के बाद जूता फेंकने की कोशिश की गई, बी.आर. गवई का अपमान करने की कोशिश की गई। ऐसे में दोस्तों बी.आर. गवई ने अब कुछ ऐसा किया है कि अब उनके पुराने इतिहास को लेकर लोग फिर सवाल खड़ा करेंगे कि क्या इन पर इतना दबाव था कि इनको अब भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर के साथ दिखना पड़ रहा है। अपडेट यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र शास्त्री के मंदिर में देखा गया दोस्तों पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई गढ़ा स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां पर दावा किया गया कि वो श्रद्धा भाव के साथ पहुंचे हैं। उनके साथ में उनकी पत्नी और उनके बेटे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं बी.आर. गवई जी के बारे में? क्या बी.आर. गवई जो एक देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो तार्किक व्यक्ति हैं, और उनका इस तरीके से बागेश्वर धाम पहुंचना और धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करना, क्या आपको लगता है कि ये अपने आप से वो कर रहे हैं या फिर उनके ऊपर दबाव है दोस्तों? क्योंकि बी.आर. गवई के ऊपर जूता फेंका गया था, आप लोग को याद होगा, और किस तरीके से दलित समाज से आने वाले बी.आर. गवई का अपमान किया गया था दोस्तों। आप लोग इस पूरे तस्वीर पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
गुजरात कांग्रेस के सह प्रभारी देवेंद्र यादव गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों उन्होंने गुजरात के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि गुजरात में बीजेपी की बी टीम चुनाव लड़ रही है, उस बी टीम के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना। इस देश में अगर मोदी और शाह के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इस बात पर हमेशा ध्यान रखना। और नगर निगम के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी गुजरात में जमकर ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है दोस्तों, और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साध रही है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल में 48 से लेकर 96 घंटे की शराबबंदी को लेकर विवाद हो गया है। दोस्तों आबकारी विभाग ने बिक्री में असामान्य उछाल बताया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच में शराबबंदी को लेकर विवाद खड़ा हुआ। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार मतदान से पहले 48 घंटे पहले ड्राई डे लागू होना चाहिए। वहीं पर राज्य के अंदर आबकारी विभाग ने इसे बढ़ाकर 96 घंटे कर दिया है, यानी केवल 2 दिन का पहले टाइमलाइन होता था, लेकिन अब 4 दिन का टाइमलाइन कर दिया गया है दोस्तों, यानी 4 दिन तक शराब वगैरह नहीं बेची जा रही है बंगाल में। और ये जो फैसला लिया गया इसके बाद बताया गया कि अचानक से असामान्य उछाल भी देखने को मिली है, यानी लोगों ने ड्राई डे घोषित होने से पहले 96 घंटे से पहले जमकर शराब की खरीदी की है दोस्तों। ऐसे में ये जो जमकर शराब की खरीदी कर रहे हैं वे लोग जरूर राजनीतिक पार्टी से जुड़े होंगे। और इस पूरे मामले पर सवाल ये उठता है कि जब हर जगह 48 घंटे का नियम है तो यहाँ 96 घंटे का क्यों नियम लगाया गया है? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई बंगाल में 96 घंटे शराब पर बैन लगाने की? साथ साथ दोस्तों मणिपुर को लेकर पर्यावरणविद यानी इन्वायरमेंटलिस्ट लिस्ट प्रिया कहती है कि वीडियो शेयर करते हुए कि बंगाल के अंदर हालात ये है, देखिए ये हालात है 21 तारीख का, यानी 21 तारीख मंगलवार को रात 10 बजे किस तरीके के हालात है। मणिपुर के अंदर देखिए महिलाएं अपने हाथ में मसाल लेकर बाहर निकली हुई है और अपना विरोध जता रही है। भाजपा की सरकार, देश की सरकार पूरी तरीके से स्थिति को कंट्रोल करने में विफल हो गई है और हमारे नेशनल मीडिया में ऐसी कोई खबरें नहीं चल रही है। हमारे जो अवार्ड जीते हुए पत्रकार है वो इस पर भी कुछ बोल नहीं रहे। मणिपुर का जो क्राइसिस चल रहा है, जो मणिपुर का संकट है, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और क्या सब लोग बिक चुके हैं? सवाल ये है दोस्तों कि मणिपुर को लेकर एकमात्र नेता कोई जो डंके की चोट पर बोल रहा है तो वो राहुल गांधी बोल रहे हैं। और मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से हालात निकल चुके हैं। कह सकते हैं कि मणिपुर की जनता भाजपा पर विश्वास नहीं करती। एक बार फिर से बीजेपी को इस्तीफा देकर या तो राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए या दोबारा चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि हम लोग समझ गए कि भाजपा के बस की बात नहीं है। नया मुख्यमंत्री बनाकर भी ये लोग मणिपुर में शांति स्थापित नहीं करवा पाए और मणिपुर के लोग भाजपा पर भरोसा नहीं करते। और मणिपुर से ही आने वाली पर्यावरणविद लिस्ट प्रिया कह रही है कि नेशनल मीडिया भी चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश के हर लोग मीडिया वालों से परेशान चल रहे हैं क्योंकि मीडिया वाले अपने आप को निष्पक्ष बताते हैं लेकिन असली मुद्दों पर ध्यान देते ही नहीं है दोस्तों, अपने हिसाब से काम चल रहा है। साथ साथ आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए सवाल यह है दोस्तों कि क्या तमिलनाडु की राजनीति में स्टार पॉलिटिक्स फिर से चलेगा? क्या तमिलनाडु की पॉलिटिक्स जिसमें एमजीआर से लेकर अन्नादुरई और करुणानिधि और जयललिता का एक दौर रहा है और ये सब के सब फिल्म स्टार या फिल्म से किसी न किसी तरीके से जुड़े रहे हैं दोस्तों, क्या एमजीआर और अन्नादुरई वाला टाइम एक बार फिर से आ चुका है तमिलनाडु के अंदर? और क्या थालापति विजय एमजीआर वाली दौर में राजनीति को लेकर जाएंगे दोस्तों? और क्या सिनेमा की तरह यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर कर पाएंगे थालापति विजय? क्योंकि अब चुनाव प्रचार खत्म हो गए हैं दोस्तों, कल वोट डाले जाएंगे और सभी 246 सीटों पर वोट डाले जाएंगे दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि थालापति विजय पहली बार एक ऐसे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में कूदे हैं जिनकी रैली में भीड़ की कमी तो है ही नहीं दोस्तों, जहां जाते हैं वहां भीड़ ही भीड़ नजर आता है। और थालापति विजय की रैली की भीड़ इतनी होती है कि लोग चक्कर खा खाकर गिर जाते हैं इतनी धूप में, और कई जगह तो भगदड़ की भी स्थिति बन गई दोस्तों। करूर का मामला भी आपको याद होगा। तो ऐसे में थालापति विजय की क्या भूमिका है, ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर थालापति विजय का कार्ड चल गया तो फिर चुनाव के नतीजे क्या होंगे? दुनिया का कोई बड़ा विद्वान ये तय नहीं कर पा सकता कि आखिर तमिलनाडु में क्या सीटों का आंकड़ा होगा। और अगर कार्ड नहीं चला थालापति विजय का तो फिर माना जाएगा कि अब सुपरस्टार पॉलिटिक्स से बाहर निकल चुका है तमिलनाडु और अन्नादुरई एमजीआर का दौर चला गया है। इसीलिए दोस्तों अब ये तय होगा कि आखिर पश्चिम बंगाल किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। आप लोग अपने मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, अपने थॉट को, अपने सोच विचार को शेयर जरूर कीजिएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें राहुल गांधी कोलकाता आने वाले थे दोस्तों 23 तारीख को, लेकिन अब उनका कार्यक्रम रद्द हो गया है। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी के और भी कई कार्यक्रम क्या कांग्रेस पार्टी करवाएगी? साथ साथ दोस्तों नरेंद्र मोदी को लेकर किताब लिखने वाली मधु किश्वर के घर पर छापेमारी करने के लिए पुलिस वाले पहुंच गए दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि मधु किश्वर ने नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई कुछ बातें बोली थी दोस्तों और आरोप लगाया था, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। और इस मामले पर चंडीगढ़ की एक पुलिस टीम सरिता बिहार स्थित मधु किश्वर के कार्यालय में नोटिस देने के लिए पहुंची और नरेंद्र मोदी को लेकर फर्जी और अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने को लेकर, प्रस्तावित करने को लेकर ये नोटिस दिया गया है, जिसमें पंजाब के ट्रैवल ब्लॉगर जसपाल सिंह का चेहरा मोदी जी के रूप में दिखाने
करने का दावा किया गया है और उन्हें बदनाम करने और जालसाजी के आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री का अपमान करने के इरादे से ऐसा किया गया है। ऐसे में दोस्तों मधु किश्वर जो नरेंद्र मोदी के नाम पर एक किताब लिखती है और उस किताब के माध्यम से चर्चा में आती है दोस्तों, लेकिन अब वो नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी जिसे पुलिस ने माना कि ये बातें साफ तौर पर बिना सबूत के बोली जा रही है और खासकर महिलाओं से जुड़े मामले को लेकर उनके दावे थे। मधु किश्वर के दावे आपको बताया गया था दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा पुलिस बल का उपयोग करके देश के अंदर आवाज दबाने का एक दौर चल रहा है और ऐसे में नोटिस देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पुलिस भेजने की क्या जरूरत थी, अकेले एक पुलिस वाले को भेजा जा सकता था या फिर पोस्ट के माध्यम से नोटिस दे सकते थे या फिर उनको बुलाकर नोटिस दिया जा सकता था। ये इतनी बड़ी फौज ले जाकर नोटिस देना यानी एक तरीके के डराने धमकाने वाला ही मामला है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर उदयनिधि स्टालिन को भी फंसाने के लिए मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया है। इससे पहले थालापति विजय को लेकर दावा किया गया था कि उसके एफिडेविट में, चुनावी एफिडेविट में 100 करोड़ रुपए के बारे में कोई जिक्र नहीं है और अब उदयनिधि स्टालिन के बारे में आईटी डिपार्टमेंट ने मद्रास हाईकोर्ट में जाकर बोला है कि उदयनिधि स्टालिन ने 7 करोड़ की अपनी संपत्ति के बारे में कोई जिक्र अपने नॉमिनेशन पत्र में नहीं किया है। यानी पूरे रास्ते अपने निकाले जा रहे हैं दोस्तों, हर तरीके के रास्ते निकाले जा रहे हैं ताकि इन पर कार्रवाई की जा सके। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत